Okay, so welcome back, guys. We have successfully completed 5 lessons of our CMA syllabus, and today we're gonna start one very interesting topic, lesson number 6, that is financial statement interpretation. Unless you are willing to put in efforts to learn accounting, that is how to read and interpret financial statement. फिर से एक बार, unless you are willing to put in the efforts to learn accounting, that is how to read and interpret financial statements, you really shouldn't select stocks yourself. ऐसा किसने कहा है? वॉरेन बफेट ने. ये क्या कहते हैं कि जब तक आप किसी कंपनी के अकाउंट्स को पढ़ नहीं सकते या पढ़ के उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तब तक आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे इंटरप्रेट करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड स्पेशली जब हम कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, जब हम कंपनी का पूरा लीगल कंप्लायंस देखने जा रहा है. बीइंग अ सीएस आपको कंपनी का पूरा लीगल कंप्लायंसेस देखना होगा. सो इसका मतलब है कि कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका इन एंड आउट आपको समझ में आना चाहिए. आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर फिगर समझ में आना चाहिए. आपको फिगर का जस्टिफिकेशन चाहिए होगा मैनेजमेंट से. तो आज हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी कंपनी की, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. फिनेंशियल स्टेटमेंट से रूबरू दोस्ती करने जा रहे हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज मोर और लेस सिमिलर टू टॉपिक नंबर 2. टॉपिक लेसन नंबर 2 में वी हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मेट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, कैश फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में बेसिक्स देख लिया है. तो अब इस टॉपिक में वही चीज़ है बट थोड़ी डिटेल में है. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन ये क्या कहते हैं सर? सबसे पहली बात, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साहब आपका इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसके ज़रिए आपको ये पता चलता है कि इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है या कौन सा प्रोडक्ट बेच के कम प्रॉफिट हुआ है, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे कितना एक्सपेंस हुआ है, या हमारे पास स्टॉक कितना है, सेल्स कितना हुआ है, कौन से शॉप से कौन से रीजन में कितना सेल हो रहा है, सैलरी पे कितना खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल पे कितना खर्चा हो रहा है, अदर इनकम के सोर्सेज क्या है. ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? इनकम स्टेटमेंट मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. Okay, the second thing is balance sheet. Third thing is statement of stockholders equity. ये क्या है सर? इन प्रीवियस सेशंस वी हैव ऑलरेडी सीन कि अब एक कंपनी होती है, उसका एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है. फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि पूरे 10 लाख हम इशू कर बैठे, है ना. ऐसा हो सकता है कि जब कंपनी फॉर्म हुई थी हमने सिर्फ 6 लाख इशू किए थे, है ना. करंट ईयर में हमने एडिशनल 2 लाख इशू किए और 2 लाख में भी हमने सिर्फ 5 रुपीज़ कॉल किए. ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है. तो कंपनी का एक स्टॉक होल्डर्स का स्टेटमेंट बनाना होता है. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनका एक स्टेटमेंट बनता है कि कितने रुपयों का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज है, कितना हमने इशू किया है, कितना पेड अप है, कितना हमने कॉल किया है, कितना अनपेड है, कितना कॉल एडवांस में मिला है, कितना कॉल्स इन अरियर्स है. तो ये भी एक स्टेटमेंट हमें बना के देना होगा. और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का स्टेटमेंट है ये भी हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है. एंड द अदर वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है कि हमारे कंपनी में वी आर डूइंग बिजनेस, हम कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. ओके, तो हमारी जो कैश है वो कहाँ से आ रही है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश. तो कहाँ से कैश आ रही है और कहाँ कैश जा रही है, इसका अगर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? जो हमारे फर्म में, हमारी कंपनी में कैश का जो फ्लो है वो रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कहाँ से कैश आ रही है और कहाँ कैश जा रही है, ये बातें रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके,
सो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, देन हमारा बैलेंस शीट हो गया, देन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। बाद में सर हमारी नोट्स टू अकाउंट्स, क्या हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं कैसे, यस और नो? क्या कुछ नोट्स टू अकाउंट वाला भी पार्ट होता है क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट? यस सर, डेफिनेटली होता है। क्या लिखा होता है सर नोट्स में? नोट्स में क्या होता है सर? नोट्स टू अकाउंट्स में हम अजम्पशंस लिखते हैं कि हमने जो भी फिगर्स अराइव किए वो कैसे किए, कुछ डिस्क्लोजर्स। यस यस यस, ओके ओके ओके। तो जैसे कि हमारे एक बैलेंस शीट में हमने देखा शेयर होल्डर्स फंड, तो उसमें इक्विटीज़ में देखा तो इक्विटीज़ का जो फिगर आया है वो कहाँ से आया है, तो उसके लिए हम एक नोट देते हैं। तो नोट मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जो फिगर्स हमारे फेस ऑफ द बैलेंस शीट में आ रहे हैं ना, उनका सोर्स हमें नोट्स में मिलता है कि वो फिगर्स कहाँ से अराइव किया है। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है 15 लाख, तो वो 15 लाख कहाँ से आया उसका एक नोट बना लेंगे और उस नोट में ट्रेड रिसीवेबल की पूरी लिस्ट होंगी। फिर बाद में अगर हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की मेथड चेंज की है या डिप्रिसिएशन की मेथड चेंज की है या कोई ऐसी कोई घटना हो रही है जिसकी वजह से हमारा गोइंग कंसर्न हैम्पर होने वाला है, तो ऐसे कोई भी मटेरियल फैक्ट्स है तो ये सारे मटेरियल फैक्ट्स हमें डिस्क्लोज करना होता है। लेसन नंबर 2 में हमने देखा था। तो ये सारे मटेरियल फैक्ट्स हम डिस्क्लोज कहाँ करेंगे? ये सारे मटेरियल फैक्ट्स वी गोना डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, तो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? एक तो होता है सर बैलेंस शीट, बाद में होता है इनकम स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी वाला स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये चार बातें मेजरली मिलके हमारा बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सब में, नोट्स। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स एंड अजम्पशंस। नोट्स एंड अजम्पशंस, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं तो इट वुड बी इम्प्रॉपर अगर हम नोट्स नहीं बनाए या हम कोई अजम्पशंस नहीं दे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए दिस 4-5 थिंग कंप्राइजेज मेक्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये थी बात सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मतलब मियरली रीडिंग वाला टॉपिक है, लेकिन आज कोई क्लास में आया नहीं है तो रीड कैसे किया जाए वो मसला है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे करना है? हर एंटिटी अपनी एक अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। बेसिकली अकाउंटिंग कैसे की जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट्स बट ऑब्वियस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इट वुड बी प्रिपेयर्ड एज पर दी अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड जहाँ तक बात की जा रही है कंपनीज़ की, तो कंपनीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंपनीज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगी? सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 133 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 129 के अकॉर्डिंगली हमारे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाएंगे, हमारी कंपनी की अकाउंटिंग हम करेंगे एज पर सेक्शन 129। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कौन सा फॉर्मेट दे रखा है? शेड्यूल। बोलो बोलो, कौन से नंबर का शेड्यूल है? कौन से नंबर का शेड्यूल है? शेड्यूल 3। कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली। एंड वी हैव सीन इन वेरी मच डिटेल। शेड्यूल 3 हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। कहाँ पे? लेसन नंबर 2 में। ओके, लेसन नंबर 2 में वी हैव सीन द शेड्यूल 3। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, बाद में नोट्स देखी है, नोट्स में जाके हमने देखा क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन द डिस्क्लोजर्स।
जो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने शेड्यूल 3 में लेसन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रखी है। सो बेसिकली गाइज ये जो टॉपिक है लेसन नंबर 6, ये है 2-3 मार्क्स का टॉपिक, और ये मियरली सिर्फ रीड करने के लिए आपके लिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए एज सच कुछ बचता नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमने जो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखा है वही बातें इसमें दिखी है। हमने तो प्रैक्टिकली देख लिया लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 4 में हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है, बैलेंस शीट में के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक एक हेड देखा था। सबसे पहले क्या था, ए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, फिर बाद में हम फिर उसमें देखा था शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अदर शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसमें देखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी सारी चीज़ें हमने वन बाय वन सारी चीज़ें देख ली थी। तो लेसन नंबर 6 जो है ये सिर्फ और सिर्फ रीड करने के काम का बचता है। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लगता है आई एम एक्सप्लेनिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, एज पर शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। कौन से एक्ट का शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट 2013 का, ओके। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो भैया जी जो शेड्यूल 3 है इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या होता है, बैलेंस शीट, पार्ट 1 क्या होता है, बैलेंस शीट, एंड पार्ट 2 क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 1 होता है बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो दोनों ही चीज़ें हमने देख रखी है। अच्छा अब ज़रा ये बताना, हु इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हु इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो बोलो बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन इशू करेंगे, ऑब्वियस ही बात है सर, कंपनी इशू करेगी, है ना, कंपनी इशू करेंगी। किसको इशू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंकर्स को, गवर्नमेंट को, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, हम मतलब कौन, हम कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करेंगी। किसको, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, क्रेडिटर होता है, बैंकर्स हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है ना। तो हु इशूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी इटसेल्फ, ओके। अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनी आइडिया क्या हो सकता है ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या हो सकता है। देखो बेसिकली इन इंडिया वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ओके। जो होता है 1 अप्रैल से, ओके, 1 साल से कम। तो हमारा ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हम ये 12 मंथ्स के बीच में अगर कभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। अगर हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 महीने से कम पीरियड के लिए बना रहे हैं, 1 साल कितने महीनों का होता है, 12 महीनों का, 1 साल होता है 12 महीनों का, और अगर हम 12 महीनों से कम पीरियड के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज इट ओके, ऐसे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेसिक जनरली इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जनरली पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनीज को एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्वार्टरली देने पड़ते हैं। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, और 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने, तो 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स। तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है साल में 4 बार बनाएंगे 3-3 महीने के लिए। तो अप्रैल में जून के लिए एक बार, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए एक बार,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए एक बार, जनवरी फरवरी मार्च के लिए एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन केस ऑफ सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स का एक, मतलब साल में 2 टाइम्स, साल में 2 बार हम हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना, अगर हम जितनी ज़्यादा बार हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उतना जल्दी हमें हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पता चल रहा है, हमारे कंपनी का स्टेटस पता चल रहा है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, यस। सो क्वार्टरली सेमी एनुअली हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन एज फार एज पब्लिक कंपनीज आर लिमिटेड, एज फार एज लिस्टेड कंपनीज आर कंसर्न, हमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बनाना पड़ेगा। इज इट ओके? ये आई बात समझ में? जो बड़ी कंपनीज है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा है, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बेसिस पे बनाने होते हैं। इज इट ओके? ये बात समझ में आई? ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनुअल स्टेटमेंट्स। एनुअल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो साल में एक बार बनते हैं। तो ज़रा ये बताना, अगर हम क्वार्टरली बना रहे हैं तो एनुअली बनाने का ज़रूरत है क्या? यस सर, डेफिनेटली बनाना है। बेसिकली हमें तो एनुअली ही बनाना था। हम तो एक हमारे इंडिया में जो टैक्सेबिलिटी वगैरह है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पीरियड को कवर करती है, मतलब ये 12 महीने का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी में लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा है, हमारी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, तो हमारे कंपनी में अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे कंपनी में जो भी हो रहा है काम वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली रिपोर्ट होना चाहिए। इसलिए ऐसी कंपनीज को क्वार्टरली या सेमी एनुअली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। एनुअल स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल में एक बार बनता है, ऐसे फिनेंशियल स्टेटमेंट जो साल में एक बार बनते हैं वो हो गए हमारे एनुअल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ज़रा ये बताना, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, उसके यूज़र्स कौन है, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन है? तो हमने जो एक फ्री 10 डेज अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के जो 10 वीडियोज़ हमने रिलीज़ किए थे, उसमें से एक वीडियो में ये भी हमने देखा था यूज़र्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है। तो बहुत सारे लोग हैं सर, इन्वेस्टर्स, जैसे कि अगर रुसिल को या और किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ कंपनी का नाम पढ़ के कर लेके क्या? नहीं, हम उस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसका पीई रेशो देखेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी देखेंगे, उसका डेट इक्विटी रेशो देखेंगे, उसका क्विक एसेट रेशो देखेंगे। ऐसे बहुत सारे रेशोज हम देखेंगे और उसके बाद में हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब इन्वेस्टर्स भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। बाद में कौन? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग जो कंपनी को लोन देते हैं, ऐसे लोग जो कंपनी को लोन देते हैं। तो क्या आपको लगता है ये लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है? से यस और नो? क्या इन लोगों को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंटरेस्ट है क्या? ऑब्वियस है सर, क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम कैसे व्यक्ति को पैसा देंगे? जो हमें वो पैसा लौटाएगा। हम ऐसे इंसान को लोन देंगे जो समय पे हमारा लोन रिपे करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स, यस सर, अगेन कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटर ये देखना चाहता है कि हमारा सेल्स कितना हुआ है, कौन से रीजन में हमारा सेल कितना हुआ है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना। ये सारी बातों में हमारा कॉम्पिटिटर इंटरेस्टेड है। बाद में आता है सर रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलेटर मतलब क्या है? गवर्नमेंट बॉडीज। आज इनका वैसे ही आपका 5 बजे इनको पता। बाद में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देख रहे हैं हम? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब गवर्नमेंट बॉडी जो हमारे बिजनेस को
रेगुलेट करती है, रेगुलेटर्स। जैसे कि हमारी कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? आरओसी। आरओसी करता है ना, रेगुलेट करता है कि नहीं करता है? क्या आरओसी हमारे कंपनी को रेगुलेट करता है क्या? से यस और नो? यस सर। यस सर, आरओसी हमारी कंपनी को रेगुलेट करता है। आरओसी को हम समय समय पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, अलग अलग रिटर्न्स फाइल करते हैं, DIR 1, DIR 2, DIR 3, 4, 5, MCA के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम सबमिट करते हैं। साथ ही साथ सर हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो हमारे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये भी हम ROC को सबमिट करते हैं। इज इट ओके? हमारे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम ROC को सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं या नहीं देते हैं? एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, डेफिनेटली पड़ती है, क्योंकि देखो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है। अब हम तो हमारा प्रॉफिट फिर कम ही बताएंगे ना, तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है। जब हम हमारे कंपनी का, हमारे फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है। जो हमारी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो हमारी कंपनी का CA होता है, जो हमारी कंपनी का ऑडिट करता है और हमारा रिटर्न फाइल करता है, तो रिटर्न फाइल करते समय हमारे कंपनी के जो भी फिनेंशियल डेटा है, सेल्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, एडवांसेस, इंटरेस्ट, टीडीएस, ये सारी फिगर्स डिस्क्लोज करता है कौन? हमारी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्या आपको लगता है GST डिपार्टमेंट को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज़रूरत है? यस सर, ऑब्वियस है, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सर हम जितना प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं उसी पे तो वो GST लगाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? हम प्रोड्यूस करेंगे 1 लाख यूनिट्स और बताएंगे सिर्फ 20,000 यूनिट्स, तो इससे तो सर गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो ये सही बात है क्या? नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय समय पे लेती है। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट हमसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय समय पे लेती है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कौन आ गया? इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए। इनफैक्ट हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, फ्लरिश हो रही है या नहीं, वो प्रॉफिट में है या नहीं, वो हमें हमारी सैलरी दे पाएंगी या नहीं, हम इसी कंपनी में बरकरार रहे या कोई दूसरी कंपनी में स्विच हो जाए, वो लोग भी। सेकेंडली हमारे सप्लायर्स भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अब सप्लायर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्रेडिट पे। हम उनसे उधारी पे लेते हैं, उन्हें पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देंगे। तो आपको नहीं लगता सामने वाला व्यक्ति हमें इतने गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो वो इंटरेस्ट रहेगा हमारी लिक्विडिटी में, वो इंटरेस्टेड रहेगा ये जानने में कि हम सॉल्वेंट है या नहीं, हम लिक्विड है या नहीं, है ना? तो वो लोग भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा हुआ नहीं है बुक में, लिखना है आपको, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, ठीक है। बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट ले लेते हैं। सबसे पहले हम पिछले साल की बैलेंस शीट ले लेते हैं, फिर ये साल जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ, ये साल के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, वो ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट देके हमें हमारी फाइनल बैलेंस शीट मिलती है। देखो, हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ले लेते हैं। इससे क्या मिल जाता है हमको? ओपनिंग बैलेंसेस। इससे क्या मिल जाता है?
ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, अब ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गया हमारा कब का, 1 अप्रैल का। कब का, 1 अप्रैल का। अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, स्टॉक होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स के स्टेटमेंट में। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं और फिर फाइनल हमें मिलती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब हमारी फाइनल इस साल की बैलेंस शीट। इज इट क्लियर, इज इट ओके? यस। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, ये जितना भी लिखा हुआ है ना, इन सभी चीज़ों का क्रक्स मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कैसे करना है, तो हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू इंड AS 1। कैसे बनाना है, इंड AS 1। इंड AS 1 का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इंड AS 1 का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंड AS 1 प्रिस्क्राइब्स द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यूज हुआ है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो नॉर्मल इंड AS को फॉलो करके हम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उसे हम कहेंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है सर, एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, जो आपने कभी सुना नहीं होगा और कभी सुनोगे भी नहीं। तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं। अब बैंक हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग की पॉलिसी ऐसी ऐसी यूज़ करके हमें अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बताओ। आपके अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन बना के दिखाओ। ठीक है, और इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की मेथड ये XYZ यूज़ करो। तो जब हमें कोई रेगुलेटरी बॉडी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी हमें बता रहा है कि हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन के लिए हम बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS को फॉलो करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इट सेट्स आउट ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रक्चर एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कंटेंट। तो इंड AS 1 क्या है, इंड AS 1 हमें बताता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम कितनी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, मिनिमम क्या क्या चीज़ें हम मतलब मिनिमम कितना डिटेल में हमने हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है इंड AS 1। कौन बताता है, इंड AS 1। इंड AS 1 का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड AS 1 का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट और एक बार लेट गया है, वही बातें फिर से रिपीट हो रही है, वही बातें फिर से दोहरा रहे हैं। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी टू प्रेजेंट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट एनुअली विथ कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रेसिडिंग ईयर। तो आपको नहीं लगता क्या कि ये हमने पहले पढ़ लिया था? यस सर, हमने लेसन नंबर 2 में ये ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हम हमारे करंट ईयर की जो डेटा तो देते ही है, उसके साथ साथ प्रीसीडिंग ईयर की फिगर्स भी लिखते हैं। से यस और नो, हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे लेसन नंबर 2 में, उसमें करंट ईयर के डेटा के साथ साथ हमने प्रीसीडिंग ईयर का डेटा भी दिया था कि नहीं दिया था? से यस और नो। से यस और नो, हमने प्रीसीडिंग ईयर का भी डेटा दिया था या नहीं? जब हम हमारे वही बात यहाँ दोहरा रहे कि जो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो जो प्रीसीडिंग ईयर का डेटा है ना,
वो भी साथ में दे दो। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है? हमारा बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, चेंजेस इन इक्विटी वाला स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स है। नोट्स में क्या होता है? डिस्क्लोजर्स होते हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कौन सी यूज़ की है वो होती है, या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी होते हैं। किसमें? नोट्स में। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग पीरियड, मतलब ये साल का डेटा तो दो ही, इसके साथ साथ प्रेसिडिंग ईयर का भी डेटा देना है। अब बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेसिडिंग पीरियड व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, अच्छा ठीक है, एंड मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट, ठीक है। ये बताता हूँ मैं क्या है, ठीक है। पहले देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? हम करंट ईयर का जो डेटा देते ही है सर, इसके साथ साथ प्रीसीडिंग ईयर का भी डेटा देते हैं फॉर कंपैरिजन। हम करंट ईयर का डेटा तो देते ही है, इसी के साथ साथ प्रीसीडिंग ईयर का भी डेटा देते हैं फॉर कंपैरिजन। 5 बजे राहुल सर की बैच है 30-40 मिनट्स की, ठीक है। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इक्विटी स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स देते हैं, इसी के साथ साथ पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर जी समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो इन्वेंट्री है या जो हमारी डिप्रिसिएशन की मेथड है, डिप्रिसिएशन की कोई मेथड होती है क्या? यस सर, हम डिप्रिसिएशन की मेथड फॉलो कर रहे हैं WDV। हम डिप्रिसिएशन की मेथड फॉलो कर रहे हैं WDV। 2019 में WDV था, 2020 में WDV था, 21 में WDV था, अभी चल रहा है 2022 WWW, ठीक है। पिछले 3 साल से हम WDV मेथड फॉलो कर रहे थे। अब इस साल क्या हुआ? हमने सोचा कि WDV मेथड हमारे लिए सही नहीं है, हमें हमारी मेथड चेंज करना है। तो ये साल हम क्या कर रहे हैं? हम बोले कि ये साल से हम SLM मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। और कैसे? रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे? रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये जो पहले अपन ने 3 साल WDV फॉलो किया ना, ये भी गलत था। तो हम स्टार्टिंग से मतलब 2019 से SLM फॉलो करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम पास्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं, पास्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? ये साल का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं ना, उसमें जो डिप्रिसिएशन हम SLM दे रहे हैं ना, तो इसमें ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस WDV से आया हुआ है, तो इसको कट करके हम पीछे जाएंगे, पीछे से नया SLM का डिप्रिशिएट करते हुए लाएंगे और SLM मेथड से डिप्रिशिएट करेंगे। मतलब एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट के ज़रिए जो भी डिप्रिसिएशन में जो गलत फिगर्स थी, जो हमने गलत इफेक्ट दिया था, वो चेंज करेंगे और SLM का फिगर डालते जाएंगे और करंट फिगर पे अराइव होंगे। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब हम पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब हम कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम कोई इफेक्ट दे रहे हैं, 5 ईयर से लेके अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर ऐसी कोई बात है तो ऐसे केस में हर साल का बैलेंस शीट भी हमें डिस्क्लोज करना होगा, हर साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें जोड़ के देने होंगे। सो ये चीज़ें मिलके बनती है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, यही चीज़ें मिलके बनता है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? रुशिल रीड करो द स्टैंडर्ड रिक्वायर से। मैथिली रीड करो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड से। The standard requires an entity to present a complete set of financial statement at its annually with comparatively amount for preceding years. As a complete state of financial statement comprises of first a balance sheet as at the end of the नहीं ये यहाँ से रीड करो द स्टैंडर्ड से।
standard require an entity to present in a statement of changes in equity to all owner changes in equity or not are required to be पलक रीड करो। ठीक है, तो हमने देखा कि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बना रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए या इंड AS 1 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो कैसा है कि ये सारी चीज़ें तो बनाना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहते हैं कि हमें एक्सप्लिसिटली ये बोलना है कि हमने जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या इंड AS को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये बात डिस्क्लोज करना है, कैसे एक्सप्लिसिटली हमें ये बताना है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ये हमें बताना है। इसके बाद में हमें नोट्स देनी है। नोट्स में क्या देना है कि जो भी हमारे फेस बैलेंस शीट के फेस पे जो भी फिगर्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, जैसे कि शेयर कैपिटल का XYZ फिगर कहाँ से आया वो हमें नोट में देखना पड़ेगा। ठीक है, यही सारी बातें हमें बतानी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट हमने लेसन नंबर 2 में देखा है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल टी फॉर्मेट वाला है क्या, नहीं, स्टेटमेंट फॉर्मेट वाला हमारा बैलेंस शीट बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट फॉर्म का बनता है। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शाल प्रेजेंट इन एडिशन टू द प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, प्रॉफिट और लॉस, टोटल अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। अंकिता रीड करो यहाँ से स्टार्टिंग से। हाँ नहीं, ये यहाँ से द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहाँ से Statement of profit and loss shall present in addition to the profit or loss and other comprehensive income sections. First, profit or loss. B, total other comprehensive income. C, comprehensive income for the period being the total profit or loss and other comprehensive income. Other comprehensive income comprises item of income and expenses that are not recognized in profit or loss as required or permitted by other Indian accounting standard. The standard requires an entity to disclose reclassification adjustments and income tax relating to each component of other comprehensive income. Reclassification adjustments are the amounts reclassified to profit or loss in current period that were previously recognized in other comprehensive income. The other comprehensive income section shall present line items for amount of the period thereof. First, items of other comprehensive income excluding amounts in paragraph B classified by nature and grouped into those that in accordance with other accounting standards. First, will not be reclassified subsequently to profit or loss. Second, will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met. B, the share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method separated into the share of items that are according with other Indian accounting standards will not be reclassified. ओके, ठीक है। देखो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये पढ़ के आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है और इस पे एग्जाम में रेयरली कोई क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये इंड AS IFRS का पार्ट है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बस इतना ध्यान में रखो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नाम का कोई कंपोनेंट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिन्हें हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारे कंपनी में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स है तो उसको क्या देना है, इज्जत देना है, उसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, उसको
सेपरेटली हमको डिस्क्लोज करना है, उसको हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से अलग से बताएंगे। ठीक है, कि हमें जो इनकम हुई है, अब जैसे कि जो इनकम हो रही है, इनकम में अपन क्या बताएंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है, बाद में हम बताएंगे कि कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितनी है, ये अलग से, मतलब इसको इज्जत देनी है, दैट्स इट। कुछ इनकम ऐसी होती है जिनको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बोलते हैं, इस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, ये अपने आप में एक अलग सिलेबस है अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का। तो बस आपको ध्यान में इतना देना है कि हमारे जो प्रॉफिट इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताना है कि हमें हमारी अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम हो रही है तो वो हमें अलग से डिस्क्लोज करना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो इसमें बस। ठीक है, करंट नॉन करंट डिस्टिंक्शन, तो हमने ये देख लिया था करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट मतलब देखो हमारी असेट्स थी, हमारी लाइबिलिटीज थी, है ना। हमने हमारी असेट्स को और हमारी लाइबिलिटीज को कैसे क्लासिफाई किया था, करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट मतलब क्या था, जो मोर देन 12 मंथ्स का था, जो मोर देन 12 मंथ्स का था, और जो लेस देन 12 मंथ्स का था उसको हमने कहा था करंट, है ना। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने जो हमारी बैलेंस शीट बनाई थी वो कैसे बनाई थी, पहले नॉन करंट लिखते थे अपन, है ना, नॉन करंट असेट्स, उसकी लिस्ट आ जाती थी, फिर लिखते थे अपन करंट असेट्स, है ना। ठीक उसी तरह हमारी जो लाइबिलिटीज थी ऊपर, वो पहले कैसे लिखते थे हम, नॉन करंट, पहले तो आ जाता था शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, फिर बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक अप्रोच था। ठीक है, तो वही बातें बता रहा है कि करंट क्या है और नॉन करंट क्या है, वही बातें यहाँ लिखी है। करंट नॉन करंट तो पता है ना आपको, ऐसी चीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पेन ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, उसे हमने क्या कहा था, करंट। नो मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। The standards require that an entity shall disclose the following either in the balance sheet or the statement of changes in the equity or in the notes for each class of share capital, the number of shares authorized। फिर ये भी देखा था हमने, नोट 1 में देखा था ना कि कितना ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें से कितना इशू किया है, कितना फुल्ली पेड अप है, कितना पार्टली पेड अप है ना। पार वैल्यू क्या है, अपन लिखते थे ना 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा लिखते थे ना, तो ये पार वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में देखी है कि कितना ऑथोराइज्ड है बताओ, कितना इशू किया, कितना फुल्ली पेड अप है, कितना पार्टली पेड अप है, पार वैल्यू कितना है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कि भाई साल के शुरुआत में कितने शेयर थे इशू किए हुए और साल के अंत में कितने हैं, नवा इशू किया होगा अपन ने, कुछ बायबैक किया होगा, है ना। तो ये हमें बताना है पूरा। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, स्टॉक इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, चेंजेस इन इक्विटी, ये जो पॉइंट नंबर 3 का जो स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है कि साल की शुरुआत में अपने पास 1 लाख शेयर्स थे, साल के अंत में अपने पास हो गए 1,20,000। तो ये 1 लाख से 1,20,000 का जो रास्ता है ये आपको बताना है। तो क्या हो सकता है कि 1 लाख में से अपन ने 30,000 का बायबैक किया था और 50,000 इशू किए थे, ये अपने को पूरा बताना होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड, वो यही स्टेटमेंट है कि अपन ने कोई शेयर इशू किया है, कोई शेयर बायबैक किया है, कुछ पैसा कॉल किया है ना। तो वही चीज़ें आती है वो वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टॉक होल्डर स्टेटमेंट में ये चीज़ आती है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट हमने देखा अभी। बाद में द राइट्स, प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस अटैचिंग टू द, देखो कोई भी शेयर होल्डर्स की क्लास है, उनका राइट्स क्या है, उनको प्रेफरेंसेस क्या दे रहे हैं, हम वो सारी बातें डिस्क्लोज करना है। शेयर्स इन द एंटिटी हेल्ड बाय द एंटिटी और बाय इट्स सब्सिडरीज और एसोसिएट,
ये भी हमने देखा कि हमारी कंपनी में कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, हमारे सब्सिडरी के कितने शेयर्स है, होल्डिंग के पास हमारे कितने शेयर्स है, हमारा किसी के साथ एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना है ना। बाद में शेयर्स रिजर्व फॉर इशू अंडर ऑप्शंस। देखो जैसे कि हमने ESOPs डिक्लेयर किए तो उसका कुछ वेस्टिंग पीरियड वगैरह है ना, तो हमें ये बात भी हमको डिस्क्लोज करना है कि आज से 3 साल बाद हम ESOPs देने वाले हैं, अभी एम्प्लॉई अपना वेस्टिंग पीरियड सर्व कर रहे हैं तो कितने शेयर का ESOPs लाए अपन 2 लाख शेयर्स अपन इशू करने वाले हैं, तो ये जो 2 लाख शेयर्स है ये हमने रिजर्व में रखा हुआ है ना। ये 2 लाख शेयर हम पब्लिक को नहीं देंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये सारी बातें हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व। बाद में हम देखा है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग तरीके के रिजर्व्स होते हैं। जनरल रिजर्व्स होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, फ्री रिजर्व्स होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, बिल्डिंग रिजर्व होता है, बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, टैक्सेस के लिए रिजर्व्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। तो हमने कौन से रिजर्व्स बनाए हैं और उनका पर्पस क्या है हमें ये भी बात बतानी होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अमॉन्ग अदर थिंग्स रिक्वायर दैट एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज अलॉन्ग विद इट्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी the judgments apart from those involving estimations that management has made in the process of applying the entity's accounting policy and that have the most significant effect on the amounts recognized। ठीक है, देखो ये सारी बातें तो हमको डिस्क्लोज करना ही है। उसके साथ साथ अगर हम जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तो बनाते टाइम पे हमारे मैनेजमेंट ने कुछ जजमेंट भी लिए होंगे, है ना, कुछ प्रोजेक्शंस किए होंगे, कुछ जजमेंट किया होगा, तो हमने जो अजम्पशंस लिए हैं, जो प्रेडिक्शन की है, जो जजमेंट पास किए है वो भी हमें बताना होगा, वो भी हमें बताना पड़ेगा। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन पहले फीफो मेथड यूज़ कर रहे थे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, अभी अपन कर रहे हैं वेटेड एवरेज, तो क्या हो गया, ये चेंज इन वैल्यूएशन मेथड हुआ। तो ये अपन ने क्यों चेंज किया है, ये इसके वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी, ठीक है। हमने जो अजम्पशंस लिए है, अजम्पशंस क्या ले सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितने, जैसे कि पहला है अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है कि हमारा बिजनेस, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, कौन बोलेगा क्विकली। गोइंग कंसर्न अजम्पशन लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। हाँ ठीक है, ये जैसे कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, या फिर हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय बहुत सारे अजम्पशंस ले सकते हैं। हम क्या अजम्पशंस ले सकते हैं कि हमारा सेल कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होंगी, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने अज्यूम किया है वो सारे अजम्पशंस हमें देने हैं, ठीक है। और हमें ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए दैट इनेबल्स यूजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इवैल्यूएट द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसेस फॉर द मैनेजिंग कैपिटल एंड एंटिटी शैल ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऑन पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो बेसिकली क्या है कि हमने देखा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का चेंजेस वाला स्टेटमेंट होता है, प्लस नोट्स प्लस अजम्पशंस। तो जो भी नोट्स है वो बनाओ, जो भी अजम्पशंस है वो क्लियरली मेंशन करो, दैट्स इट। और ये जो लास्ट लाइन है ना, ये आपके कुछ काम की नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है ये। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, कॉल पुट, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात की है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, या ऐसा समझो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की। अगर हमारे बुक्स में कोई ऑप्शंस है कि हम हमारा शेयर इशू ही करने वाले, या कोई ऑप्शंस दे रखा है, या जैसे कि अपना ESOPs हो गया, ESPP हो गया, राइट शेयर हो गया, तो वो अगर कुछ है, वो कुछ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो वो भी डिस्क्लोज करो, ठीक है। ये वो बात है, तो वो भी डिस्क्लोज करो, दैट्स इट। यहाँ तक आया समझ में सभी को? हाँ सर। ओके ओके, तो इसके आगे देखेंगे हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जनरल सी बात है, हमने जो देखा है वही है।
रीड करके इंटरप्रेट कैसे करना है। असेट्स दिख रही है वो असेट्स है, जो लाइबिलिटीज दिख रही है वो लाइबिलिटीज है, ठीक है। एक काम करूँगा, अभी ये संडे को ही मेरा एक सेशन हुआ था स्टॉक मार्केट पे, उसमें यही था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। उस पर एक अराउंड 1 and 1.5 आवर का मैंने सेशन लिया था। वो सेशन भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वो सेशन भी देख लोगे फास्ट फॉरवर्ड में, तो वो भी आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट, तो बेसिकली वही बात है कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इक्विटी स्टेटमेंट है और नोट्स है। अभी जब से हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया है तब से ये चौथी बार इंस्टीट्यूट ने ये 4 बातें लिख के दी है। देखो चौथी बार इंस्टीट्यूट ने वही बात रिपीट की है, तो इससे ज़्यादा लिख ही क्या सकते हैं। मतलब वही है ना, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का क्या ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस शीट से हमें हमारी असेट्स पता चलती है, हमारी लाइबिलिटीज पता चलती है और शेयर होल्डर्स का फंड पता चलता है। यही 3 बात पता चलती है ना। पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर यहाँ होता है लाइबिलिटी, फिर इसका होता है टोटल और उसके नीचे होती है असेट और फिर होता है उसका टोटल, है ना। तो बैलेंस शीट कैसे रीड करना है या कैसे इंटरप्रेट करना है, तो बैलेंस शीट होता है हमारे एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है और उससे हमें पता चलती है कि हमारे कंपनी के पास में क्या क्या असेट्स है, कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी नॉन करंट असेट्स है, कंपनी के पास में कैश कितनी है, डेटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है, फिक्स्ड असेट्स कितनी है, कहाँ कहाँ रखी है फिक्स्ड असेट्स, ये सारी बातें हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, शेयर होल्डर्स का फंड कितना लगा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर का कितना लगा है, कितना कॉल किया है, कितना अनपेड है, कितना अरियर में, कितना प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर्स कितने हैं, ये सब कहाँ से पता चलेंगे, हमें बैलेंस शीट से पता चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन पता है कि आपको क्या है, असेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स, ये पता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू इक्विटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स। देखो असेट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS, है ना। LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS। तो LHS में लेफ्ट साइड में क्या लिया अपन ने, असेट्स ली, ठीक है। राइट साइड में क्या लिया अपन ने, कैपिटल लिया और क्या ली, लाइबिलिटी ली, कैपिटल लिया और लाइबिलिटी ली, ठीक है। अब असेट्स में अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में कुछ प्लस किया तो राइट साइड में भी प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस हुआ तो राइट साइड में भी माइनस होगा। इज इट क्लियर। जैसे कि अपन ने असेट अपनी थी 20 लाख की, कैपिटल था अपना 8 लाख का, ठीक है, और लाइबिलिटी था अपना 12 लाख का, ठीक है। लाइबिलिटी थी अपनी 12 लाख की, तो LHS का टोटल कितना आ रहा 20 लाख, RHS का टोटल कितना आ रहा 20 लाख। अब अपन ने क्या किया, एक मशीन खरीदा, कैसे खरीदा, क्रेडिट पे। अपन ने क्या किया, एक मशीन खरीदा, कैसे, क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे अगर अपन ने मशीन खरीदा तो क्या होगा, अपना असेट बढ़ेगा। इज इट सो, डू यू अग्री। अगर अपन क्रेडिट पे मशीन खरीद रहे हैं तो अपना असेट बढ़ेगा, है ना। अब असेट बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो LHS में क्या हो गया, 5 लाख का मशीन खरीदा अपन ने, 5 लाख से अपना असेट बढ़ गया, है ना। 5 लाख का मशीन खरीदा, 5 लाख से असेट बढ़ गया। तो यहाँ पे अपना क्रेडिट पे खरीदा तो 5 लाख से लाइबिलिटी भी बढ़ गया, है ना। तो अब LHS का टोटल कितना आ गया, LHS का टोटल अब आ गया सर 25 लाख। और तो यहाँ पे RHS में देखो 8 लाख वैसा का वैसा है, 8 लाख जैसे के वैसे है, प्लस यहाँ लाइबिलिटी में देखो 5 लाख जुड़ गए तो टोटल हो गया 8 + 17 25 लाख। फिर अपन ने 2 लाख का कैश पेमेंट कर दिया, अपन ने क्या किया, 2 लाख का कैश पेमेंट कर दिया, तो अपनी असेट 2 लाख से कम हो गई। तो यहाँ देखो लाइबिलिटी भी तो अपनी 2 लाख से कम हो गई ना सर, असेट 2 लाख से कम हुई तो लाइबिलिटी भी तो 2 लाख से कम हुई। तो फिर से अपना LHS का टोटल 23 लाख आ रहा है और RHS का टोटल 8 + 15 23 हो रहा है ना। तो कैन वी से LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS, कैन वी से LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS। तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, LHS शुड इक्वल्स टू RHS, मतलब असेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी,
ये बात आई क्या ध्यान में? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, असेट्स क्या होती है डिटेल में समझ लिया, लाइबिलिटीज भी समझ लिया था, इक्विटीज एंड रिजर्व्स भी हमने डिटेल में समझ लिया था, ठीक है। किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, अगर ये याद नहीं आ रहा है तो। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या था सर? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके जरिए हमें क्या पता चल रहा था कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें यहाँ पता चल रहा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या था सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट सर एक ऐसा स्टेटमेंट था जो हमारे कैश का फ्लो बता रहा था कि हमारे पास कैश कहाँ से आ रही है और कैश कहाँ जा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर रहा था? हमें ये बता रहा था कि हमारे बिजनेस में कैश कहाँ से आ रही है और कैश कहाँ जा रही है। तो बेसिकली कैश 3 जगह से आ सकती है और 3 जगह जा सकती है। बेसिकली कैश 3 जगह से आ सकती है और 3 जगह जा सकती है। एक है ऑपरेटिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग, तीसरा है फिनेंशियल। ऑपरेटिंग मतलब जो हमारा बिजनेस है, ऑपरेटिंग मतलब हमारा जो बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग वाले एंटिटी है तो हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं तो कैश जाएगी, सेल कर रहे हैं तो कैश आएगी। इज इट ओके? बिजनेस में हम 3 तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपना ट्रेडिंग कंसर्न है, सपोज इफ वी आर ए ट्रेडिंग कंसर्न, तो अपन क्या करेंगे, इधर वी वुड बी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो इन दैट केस अगर हम बाय एंड सेल कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हम गुड्स मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस, हमें एक टॉपिक ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फुल फ्लेज। तो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रही है जा रही है तो वो बताओ। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पैसा जा रहा है या आ रहा है तो वो बताओ। तीसरा है फिनेंशियल एक्टिविटीज़, हमने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया है तो कैश आ रही है जा रही है तो वो बताओ। तो बेसिकली थर्ड थिंग वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में 9th या 10th लेसन है जो पूरा हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 से 5 मार्क का वेटेज है उसका। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बाद में चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, ये भी बता दिया मैंने। ओपनिंग में इक्विटी अलग थी, क्लोजिंग में अलग है, तो जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? हमने नया इशू किया है, हमने पैसा कॉल किया है, हमने फोरफिट किया है, हमने बायबैक किया है। तो साल भर में ये कुछ भी हुआ होगा तो वो पूरा हमें बताना पड़ेगा, है ना। जैसे कि ओपनिंग में 1 लाख थे, फिर अपन ने बाय बैक किया तो वो बताओ, अपन ने फोरफिट किया तो वो बताओ, कॉल किया तो वो बताओ, न्यू इशू किया तो वो बताओ, फाइनल कितने शेयर्स है वो बताओ। तो ये हमारा ये नेक्स्ट लास्ट है एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड स्टेटमेंट। तो ये वही है नोट्स एंड अजम्पशंस, ठीक है। अब कुछ स्पेशल आइटम्स है जैसे कि डेप्रिसिएशंस, प्रोविजंस, रिजर्व, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, CSR स्पेंड, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, सेगमेंट रिपोर्टिंग। इंपॉर्टेंट सी बात है, सिंपल बात है, ये चीज़ों का हमें स्पेशली डिस्क्लोज करना है।